अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज हम आपके बीच में फिर से लेकर आए हैं एक नई वीडियो बीपीपी यूनिवर्सिटी की। और इस वीडियो का जो मेन आइडिया है उसके अंदर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि क्या फॉर्मेटिव करवाना ज़रूरी है? तो जैसे आपको पता है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एमएससी मैनेजमेंट करते हैं, उसके अंदर एमएससी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस है, वन इज़ विद द पीडीपी and other is without पीडीपी। तो दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आपको टीचर्स जब भी आपकी इवैल्यूएशन करेगा सेमेस्टर के बिगिन के अंदर, तो उस सेमेस्टर यानी कि टर्म वन के अंदर आपको मिलेंगे 3 सब्जेक्ट और इन तीनों सब्जेक्ट के पहले आपको बोला जाएगा कि आपने फॉर्मेटिव सबमिट करवाने हैं एंड फॉर्मेटिव्स के बाद आपके होंगे सबमिटिव्स सबमिट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम करेंगे क्लियर कि क्या फॉर्मेटिव करवाना जरूरी है या फिर आपको डायरेक्टली सबमिटिव ही करवाना चाहिए। तो जानने के लिए वीडियो को देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे एमएससी मैनेजमेंट के अंदर, जो कि यहाँ पे टर्म 1 की बात हो रही है। तो टर्म 1 के अंदर आपको मिलेंगे 3 सब्जेक्ट। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द पर्सनल इफेक्टिवनेस और इसके 15 क्रेडिट्स हैं। सेकंड सब्जेक्ट इज लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन, अगेन इसके 15 क्रेडिट्स हैं। एंड द थर्ड वन इज द ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसके ऑल टुगेदर 30 क्रेडिट्स हैं। यानी कि इस सब्जेक्ट की जो वेटेज है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी वाले सब्जेक्ट की वेटेज है, पहले दोनों सब्जेक्ट से डबल है। तो चलो दैट थिंग डज नॉट मैटर एट ऑल, हम इसके अंदर आगे बात करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पर्सनल इफेक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो जनरली क्या है, यहाँ पे सारी बात हो जाएगी लीडरशिप ओरिएंटेड, कि आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो पर्सनल आपने आपको खुद को इफेक्टिवनेस आपने करनी है, उसके अंदर आप लीडरशिप स्किल्स कैसे लेके आओगे। It means making use of resources at your disposal which can be personal and professional to achieve your career goal। तो करियर गोल को अचीव करने के लिए आपके पास पर्सनल और प्रोफेशनल कौन से रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आपके अंदर पर्सनल रिसोर्सेज कौन से, जैसे कि एम्पैथी, यूज ऑफ लीडरशिप स्किल्स, या फिर प्रोफेशनल स्किल्स आपके, या फिर आपके प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, उसके अंदर आप कवर कर दोगे यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्टिविटी टूल्स, यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज। तो ये सारी चीजें, इन सबको यूज करके आपकी पर्सनल इफेक्टिवनेस को आप कैसे एनहेंस करते हो। सेकंड सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो है लीडिंग थ्रू डिजिटल डिसरप्शन। तो डिजिटल डिसरप्शन का मतलब होता है कि जो टेक्निक्स या जो टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आ रही है, वो टेक्नोलॉजी जैसे ही इंक्रीज हो रही है, तो वो अपनी से पुरानी टेक्नोलॉजी और या फिर मैनुअल वर्क को खत्म करती जा रही है। तो एक डिसरप्शन लेके आ रही है वो मार्केट के अंदर। तो ऐसी जो डिजिटल डिसरप्शन हो रही है, उससे जो कंपनीज हैं वो कैसे मैनेज करें, है ना, कैसे उन चीजों को हैंडल करें, कैसे इन प्रॉब्लम से निपटें। तो यहाँ पे बात हो रही है लीडरशिप इन द डिजिटल एज इज एज मच एज अबाउट द पीपल एज इट इज अबाउट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इन चीजों के अंदर कैसे इफेक्टिवनेस लेके आई जाए, कैसे इस टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट को हैंडल करना है, किस जगह पे कौन सी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है ताकि कंपनी को बेनिफिट हो जाए, ताकि वो अच्छा रिसोर्स, अच्छी इनकम, अच्छे प्रॉफिट्स बनाने लग जाए। लास्ट के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज द ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी। दिस मॉड्यूल के अंदर क्या बात हो रही है, करंट और क्लासिक स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया जाता है कि कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि आज या आज से पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यूज की अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो उन सभी स्ट्रेटेजीज की हम यहाँ पे बात करेंगे, उनको समझेंगे, कैसे इंप्लीमेंट किया, कैसे उनका बेनिफिट लिया। तो इसके अंदर जनरली आपको केस स्टडीज दी जाती हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक केस स्टडी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो केस स्टडी के अंदर सारा सिनेरियो बताया जाएगा और उस केस स्टडी के ऊपर आपने अपना काम करके दिखाना है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द जनरल
असेसमेंट गाइड। तो आपका जब टीचर आपको सबसे पहले असेसमेंट देगा, उसके अंदर आपको बोलेगा कि आपने 1000 वर्ड का फॉर्मेटिव सबमिट करवाना है। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट सेम है। आपको फॉर्मेटिव के अंदर ये बताना होता है कि मैं क्या करूंगा, कैसे रिपोर्ट बनाऊंगा, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो कवर होंगे, किस चीज के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, कौन सी कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, जो डेटा है वो मैं कहाँ से लूंगा, ये सारी चीजें आपके फॉर्मेटिव के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपको क्लास के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस है फॉर्मेटिव की। ऐसे ही समेटिव की भी होती है, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल एलिमेंट्स ऑफ योर असेसमेंट वाया टर्निटिन। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है वो टर्निटिन यूज करती है। तो टर्निटिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए यूज होता है। तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी आपकी रिपोर्ट है वो डायरेक्टली पहले टर्निटिन में जाएगी, और टर्निटिन के बाद भी वो सबमिट हो जाएगी आपके टीचर के पास। अगर आपके वर्क में किसी भी जगह से कुछ भी कॉपी करके यूज किया गया है, तो आपके यहाँ पे प्लेगरिज्म आ जाएगी और आपको टीचर फेल कर देगा। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, यहाँ से आपने बच के निकलना है। ओनली सबमिशंस मेड वाया स्पेसिफाइड मोड विल बी एक्सेप्टेड। अब टीचर ने आपको बता देना कि भाई मेरे को सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ये फॉर्मेटिंग चाहिए, ये फॉन्ट साइज चाहिए, ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है फॉर्मेटिंग में आपको टीचर बता सकते हैं। हार्ड कॉपीज और एनी अदर डिजिटल फॉर्म ऑफ द सबमिशन लाइक ईमेल और वाया पेन ड्राइव विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप ईमेल नहीं कर सकते हो अपने टीचर को, आप पेन ड्राइव में नहीं लेके जा सकते, आप हार्ड कॉपी में भी नहीं लेके जा सकते। आपको जो सबमिट करना है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई होंगी, उन स्पेसिफिकेशंस को आपने फॉलो करके ये बनानी है। नेक्स्ट, फॉर द कोर्स वर्क। अब आपका कोर्स वर्क जो मेन आपका काम है, द सबमिशन वर्ड लिमिट इज 1000 वर्ड्स। अब वर्ड लिमिट 1000 वर्ड लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए काम। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि इससे कम ना हो, तो वो चीज इन्होंने लेस अगली लाइन में क्लियर कर दी। यू मस्ट कंप्लाई विद द वर्ड काउंट गाइडलाइंस, यू मे सबमिट लेस देन 1000 वर्ड्स बट नॉट मोर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि 1000 वर्ड से ज्यादा आपकी असेसमेंट या जो फॉर्मेटिव आपने सबमिट करना है वो नहीं होना चाहिए। वर्ड काउंट गाइडलाइंस कैन बी फाउंड ऑन योर प्रोग्राम होम पेज। तो ये आपको वहां से मिल जाएगा कि किस चीज को वर्ड काउंट कहा जाता है, कौन सी चीज वर्ड के अंदर, नंबर्स वर्ड के अंदर काउंट होते हैं, यस और नो। इन टेक्स्ट साइटेशन वर्ड के अंदर काउंट होती है, यस और नो। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स काउंट होते हैं, यस और नो। या फिर क्या चीज काउंट होती है और क्या नहीं काउंट होती है। रेफरेंसेस काउंट होते हैं, इंट्रोडक्शन, टेबल, फर्स्ट टाइटल पेज हो गया, ये सारी चीजें कवर होती हैं, यस और नो। और ये सारी चीजें आपको वहां से पता लग जाएंगी। डू नॉट पुट योर नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स एनीवेयर ऑन द सबमिशन। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ने क्लियरली बता दिया कॉन्टेक्ट नेम कहीं भी आपने ऐड नहीं करना। सो आपने क्या ऐड करना वहां पे, सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एसआरएन नंबर आपने एंटर करना, ज्यादा से ज्यादा डेट होगी वहां पे, डेट आपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। तो जब भी आपने बीपीपी का काम करना है, बीपीपी की असेसमेंट बनानी है, मेक श्योर यू आर फॉलोइंग हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम। इसके बिना अगर आपने कोई और रेफरेंसिंग सिस्टम यूज कर लिया तो वो गलत ही हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रेट अवे टीचर आपको फेल कर देगा। और ये सारी चीजें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहती हैं कि प्लेजरिज्म का केस बन जाएगा आपके ऊपर, इन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या बात हो रही है। अब असेसमेंट के अंदर उन्होंने बोला यू कैन फाइंड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन हार्वर्ड रेफरेंसिंग। तो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी हब के अंदर एक लिंक दे दिया, ये लिंक रहा आपका बीपीपी का। यहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस कि कौन सी हार्वर्ड रेफरेंसिंग होती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। Next, BPP University has a strict policy regarding the authenticity of the assessment. आपका जो काम है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, असली होना चाहिए, आपका खुद का किया होना चाहिए। कहीं आपने कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो स्ट्रेट अवे वो आपको फेल कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके प्लेजरिज्म और ये सारी चीजों को आपने फॉलो करना है, दैट इज फॉर द श्योर। यूज ऑफ एआई इन असेसमेंट्स। अब एआई कौन से हो गए, डीप सीक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, किसी भी एआई को आपने यूज नहीं करना रिपोर्ट बनाने के लिए। कुछ लोग वर्ड एआई यूज करते हैं, कुछ ग्रामरली यूज करते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिनके साथ कुछ एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स के अंदर चेंजेस की जाती हैं,
वो चीजें आपने नहीं करनी, क्योंकि इनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो इन्हीं सारी चीजों को आसानी से कैच कर लेते हैं। एंड अगर आप पकड़े गए तो अगेन आपका करियर खराब है, ध्यान रखें। यू शुड इंक्लूड अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द असाइनमेंट कवर शीट। अब कवर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवर शीट से ही आपकी पहचान होगी, जहां पे SRN स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और एक डेट होगी, ठीक है जी, और एक साथ ही वर्ड काउंट होता है। तो वर्ड काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने खुद कैलकुलेट करके लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए, अगेन वर्ड काउंट के अंदर नंबर्स आएंगे, सिंबल्स आएंगे, हेडिंग्स आएंगे, नहीं आएंगे, कैप्शंस आएंगे, वो सारी चीजें आपने सोच समझ के वर्ड काउंट को कंप्लीट करके उसमें ऐड करना है। और ये सारी चीजें आपके असाइनमेंट कवर शीट को वैलिडेट करेंगी। अगर आपने गलत कर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगी और मार्किंग नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात आती है ब्रीफ। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ब्रीफ या फिर असेसमेंट ब्रीफ। तो ये है ब्रीफ एक फॉर्मेटिव का, ठीक है जी। तो फॉर्मेटिव की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो फॉर्मेटिव के अंदर कैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, यहाँ पे हमने एक सैंपल ब्रीफ ले लिया। सो इन द रोल ऑफ ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अब आपको एक रोल दे दिया कि आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो। यू आर इन्वाइटेड बाय द CEO ऑफ द वूल्सवर्थ ग्रुप लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, बहुत बड़ी चेन है, वूल्सवर्थ लिमिटेड, वूल्सवर्थ ग्रुप लिमिटेड। उसके CEO ने आपको बुलाया है। अब क्यों बुलाया है? To their headquarters, they have secured permission from Woolsworth Group Board of Directors। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली और वहां से परमिशन ले ली कि भाई हमने कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड चेंजेस करवानी है, हम किसी को बुला के करवाना चाहते हैं। टू रिव्यू एंड अपग्रेड द ग्लोबल स्ट्रेटेजीज इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, द मिडल ईस्ट एंड एशिया। अब वूल्सवर्थ ग्रुप है जो, उसका वर्ल्ड वाइड में काम है। उन्होंने क्या कहा कि हमने एक एक्सपर्ट को बुलाना है और उससे कुछ चेंजेस करवानी है, अपग्रेड देयर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज। हमारी जो ग्लोबल स्ट्रेटेजीज हैं, वर्ल्ड ओवर यूज हो रही हैं, उनको अपग्रेड करना है। कौन सी जगह के लिए? यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, मिडल ईस्ट के लिए और एशिया के लिए। ये 4 जगह के लिए उन्होंने अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजीज को अपडेट करवाना है। नेक्स्ट देखिए क्या है। इन व्यू ऑफ दिस बैकग्राउंड यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ स्ट्रेटेजी अपग्रेड। अब आप यहाँ पे क्या थे? आप थे मैनेजमेंट कंसल्टेंट और आपने अब क्या करना है? स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करना है ऑफ वूल्सवर्थ ग्रुप एंड प्रोवाइड अ बिजनेस रिपोर्ट। अब आपने यहाँ पे एक प्रोफेशनल बिजनेस रिपोर्ट बना के देनी है। ये जो फॉर्मेटिव है ये GSS का है, यानी कि आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है उसका है ये, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि क्या है वो रिपोर्ट। आपने CEO को रिपोर्ट देनी है ऑन फर्दर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ इनटू दीज कंट्रीज। एक तो आपने क्या देना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कंपनी ने ग्रो करना है तो उनको क्या करना चाहिए। एग्जिस्टिंग तो जो कुछ कर ही रहे हैं ऑलरेडी, पहले आपको वो भी स्टडी करना पड़ेगा और आपने देखना कि फर्दर इसके ज्यादा इससे और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए। सेकेंडली, सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस ग्रोथ। अब यही ग्रोथ को सस्टेन भी करना है, बिकॉज आपको कुछ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक रिपोर्ट बनाओगे। उस रिपोर्ट को इंश्योर करना है कि ये जो सस्टेनेबिलिटी होगी ये ज्यादा टाइम तक चले, एक्चुअल में रिजल्ट्स दे, कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स दे, तो ही फायदा। कहाँ के लिए? यूरोप के लिए, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट एंड एशिया। तो इसका मतलब क्या है? ये चारों जगह के रूल्स रेगुलेशंस या वहां पे कौन सी स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, या फिर वो आपने इंटरनेट से फाइंड आउट करके, रिसर्च करके आइडेंटिफाई करनी है, वो आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करेंगे। यूजिंग द टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन द मॉड्यूल। अब इन सब चीजों को आपने किसके साथ रिलेट करना है? जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाया गया, जो टेक्निक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास के अंदर समझाए गए हैं, उन्हीं चीजों को आपने यूज करके इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है। द लिंक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द वूलवर्थ ग्रुप। ये यहाँ पे उनकी वेबसाइट का लिंक दे दिया। इस लिंक के अंदर जाके आप वहां से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि जो वेबसाइट होती है उनके अंदर होते हैं एनुअल रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छा
एक सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए जहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट्स, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स हो गई, या कंपनी के वेबसाइट के ऊपर उनका पोर्टफोलियो दिया होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विजन, मिशन, सब चीजें अवेलेबल होती हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। एंड सेकेंडली यू हैव द अप्रोच ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, वो आपने यूज करना है। In addition, students are expected to conduct their own independent research on this company। अब आप इसके लिए बुक्स, जर्नल्स, बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी भी चीज को, वेबसाइट आर्टिकल्स को फॉलो कर सकते हैं जहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम। अब जो भी आपने करना है, सारा का सारा काम आपका लर्निंग आउटकम के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो लर्निंग आउटकम है। फर्स्ट वन इज LO1, लर्निंग आउटकम 1। तो इसके अंदर हम देखो क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस आपने कवर करना है। मेंशन टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो दो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आपने मेंशन करनी है टू डेवलप एंड सपोर्ट वुल्सवर्थ ग्रुप ग्लोबल स्ट्रेटेजी। तो इस ग्रुप की ग्लोबल स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने के लिए, फॉर पास एटलीस्ट मैक्रो एनवायरमेंट, the industry environment and the internal environment should be analyzed। तो तीन environment आपने study करने हैं वुल्सवर्थ के, that is the macro environment, industrial environment and the internal environment। For the industry environment, a few sentences can be used to explore the focus, making sure they are referenced using the journals and other credible platform like Statista, McKinsey और Mintel। तो जो आपने स्टैटिस्टिक्स या फिर इंफॉर्मेशन यूज करनी है उसके लिए आप स्टैटिस्टा, मैकिंजी और मिंटल यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आपने रेफरेंसेस यूज करने, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि कुछ जर्नल्स है, अच्छे जर्नल्स को ही इंक्लूड करें तो ही बेनिफिट है। मेक श्योर आपके जो मार्क्स है वो जर्नल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर आप अच्छे जर्नल्स करेंगे तो बेटर मार्क्स, अगर आपने नॉन क्रेडिबल सोर्सेज से कहीं से डेटा यूज कर लिया तो आपके मार्क्स कम। Some threats and opportunities can be identified in the analysis of the macro environment। और macro environment का जब आप analysis करोगे वहां पे आपने threats and opportunities भी add करनी है। At most two competitive advantages should be identified। अब दो competitive advantage भी आपने add करनी है कि वुल्सवर्थ के पास ऐसा क्या है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है, तो वो हो गई आपकी competitive advantage। From the internal analysis and application of how they can be developed and maintained। तो मेंटेन का मतलब क्या हो गया, सस्टेन कैसे करेंगे, रिवॉर्ड के लिए या फिर प्राइस के लिए, तो वो चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। नोट दैट यू कैन नॉट यूज स्वॉट एनालिसिस। अब भाई स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे ना स्वॉट एनालिसिस मिल जाता है, क्योंकि यही सारी चीजें जो हैं ये स्वॉट एनालिसिस के साथ काफी कंफ्यूज करती हैं, वो स्वॉट एनालिसिस को इंक्लूड कर देते हैं, बट मेक श्योर आपने ये इंक्लूड नहीं करना। एज द सीईओ नीड्स अ डिटेल्ड एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सीईओ ने क्या बोला है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट का मुझे डिटेल्ड थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए रिपोर्ट के अंदर। स्वॉट एनालिसिस तो ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि निकाल के दे दिया। वन मॉडल कैन बी यूज फॉर ईच पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एनालिसिस आइडेंटिफाइड अबव। Support your arguments with academic literature and references to other similar रियल कंपनी। तो दो चीजों से आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करना है। जितने ज्यादा एकेडमिक लिटरेचर इंक्लूड करोगे, जितने ज्यादा रेफरेंस करोगे इंक्लूड अदर सिमिलर कंपनीज, मतलब जैसे वॉलमार्ट हो गई, आप बिग बाजार होगी, चलो बिग बाजार तो खत्म है, आप ऐसी कंपनीज के साथ भी इसको कंपैरिजन करके इंक्लूड कर सकते हैं। टू अचीव अ मैरिट और डिस्टिंक्शन, मैरिट और डिस्टिंक्शन मिल गई तो बारे नहीं आ रहे हैं आपके, है ना। यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट सम क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब जितनी क्रिटिकल इवैल्यूएशन, जितनी आपकी डिटेल्ड रिसर्च या फिर स्टडी है इश्यूज के बारे में कंपनी के, उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपका लर्निंग आउटकम 2। अब 2 के अंदर क्या है, बेस्ड ऑन द 1। अब 1 के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब अगर आपका लर्निंग आउटकम 1 अच्छे से किया गया तो आपका 2 भी बेटर होने के चांसेस हैं। सजेस्ट ईदर पॉसिबल एंट्री स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू मार्केट्स और वेज टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग। या तो न्यू मार्केट है, ठीक है जी, न्यू मार्केट के अंदर कैसे एंटर करना है वो एक्सप्लेन करो, या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट,
एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आपने कैसे इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है वो एक्सप्लेन करो। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। अगर आप ये चीज करते हो तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। An analysis of the motives of globalization in relation to the organization using a model, for example, YIP's इंडस्ट्री ग्लोबलाइजेशन ड्राइवर्स इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या चीज बताई जा रही है, एनालिसिस ऑफ द मोटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने ग्लोबलाइजेशन क्यों करनी है, आपकी मोटिव क्या है, आपके पीछे हम बोलते हैं इंटेंशन क्या है ना, इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है। एनालाइज टू स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन एज थ्योरेटिकल फाउंडेशन टू assist in deciding which 3 entry strategies will support the organization। ठीक है जी। तो आपने 2 स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है, इंक्लूड करना है, और उस इवेल्युएशन के अंदर क्या होना चाहिए, 3 स्ट्रेटेजीज आपने कवर करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अप्लाई एंड इवेल्युएट 3 entry strategies द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इन एंटरिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जाना है, कैसे एंटर करेंगे, वो आपने 3 स्ट्रेटेजीज इसके अंदर इंक्लूड करनी है। यूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस यू आइडेंटिफाइड। जो भी आपने आइडेंटिफाई किया उसी के अकॉर्डिंग ही ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस अलाइन करने चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्योरीज टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल अट्रैक्ट हाई मार्क्स। अब टीचर ने क्लियरली बता दिया कि भाई अच्छे नंबर लेने हैं तो ये कर लो, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन एंड ओरिजिनलिटी शोन इन द एक्सप्लोरिंग द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अब आपने जितनी ओरिजिनलिटी, ये टीचर्स यहाँ पे बहुत स्मार्ट होते हैं। आप ये मानिए कि आपने जो असेसमेंट बना के देनी है, ऐसी आपके टीचर्स ने हजारों देखी है अपनी लाइफ में, उनको 5 मिनट के अंदर पता लग जाएगा कि आपने कितने लेवल की रिसर्च की है, आपने कितना ज्यादा एफर्ट ऐड किया है, और या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। तो ये चीज मत सोचिएगा कि भाई मैं कुछ ऐसा कर लूं या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूं तो बात बन जाएगी, बट नो। टीचर्स आपको यहाँ पे ओरिजिनलिटी 2 मिनट में पकड़ लेते हैं कि आपका असली ओरिजिनल आइडिया है या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट मारा है। Entry strategies logically and details needed to attain merit or distinction. Support your argument with academic literature. ये बार बार बोल रहे हैं academic literature और reference to other similar real companies को ही आप ऐड करें तो बेटर है। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से इसको समझा है, कितने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, वर्ड काउंट 1000 वर्ड्स पहले ही बता दिया था। रिपोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। सबसे पहले क्या आएगा जी, कवर पेज या फिर यूनिवर्सिटी कवर शीट, जिसके अंदर ये बोल रहे थे आपको SRN आपका ऐड करना है। टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस अगर आपने कोई यूज की हैं जो आपको लग रहा है कि अप्रोप्रिएट एब्रीविएशन है, यहाँ पे इंक्लूड करनी है। अगर यूज कर रहे हो रिपोर्ट में तो यहाँ पे होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, टास्क 1 द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, इसका डिटेल्ड एनालिसिस। टास्क 2 द स्ट्रेटजी इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसका भी डिटेल्ड एनालिसिस। 7 नंबर पे क्या आ गया, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूजन में आप क्या कंक्लूड करोगे कि क्या होना चाहिए, क्या है या क्या नहीं है। रेफरेंसेस, और लास्ट के अंदर अपेंडिक्स, कुछ ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसका फर्दर रेफरेंस करना है या फिर उसकी कोई फाइल है वो कहीं पब्लिश नहीं हुई बट आपके पास फाइल अवेलेबल है, जैसे कि कंपनी की वेबसाइट से कोई आपको फाइल मिली, उसको आप अपेंडिक्स के अंदर ऐड कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमें कांटेक्ट करें, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं अपना फॉर्मेटिव। तो अब क्वेश्चन था जो, उसका आंसर आप खुद बता सकते हैं कि क्या फॉर्मेटिव करना चाहिए। यस, आंसर इज यस, क्योंकि जो फॉर्मेटिव है वो आपकी एक फाउंडेशन है। आप ये मान के चलिए जो आपकी एमएससी मैनेजमेंट है ना, वो 2 मेन ब्लॉक्स के ऊपर है। तो जो मेन, जो जमीन पर जो फाउंडेशन ब्लॉक है वो है आपका फॉर्मेटिव, और उसके बाद आता है समेटिव। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये ब्लॉक आपका होना चाहिए हवा में, नहीं तो ये आपका समेटिव झूलता रह जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मार्क्स अच्छे नहीं मिले। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपना फॉर्मेटिव करो, जितना आपका फॉर्मेटिव स्ट्रॉन्ग, जितना डिटेल्ड रिसर्च, उतने ही आपके ज्यादा चांसेस हैं समेटिव्स यानी कि फाइनल में आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।